वेलकम ऑल बच्चों। आज ट्रांसफार्मर टेकअप कर रहा हूँ। ये सवाल है 2015 का। A magnetic circuit has 150 turns coil. The cross-sectional area 5 into 10 power minus 4 meter square, and the length of the magnetic circuit 25 into 10 power minus 2. What are the values of magnetic field intensity and relative permeability when the current is 2 ampere and total flux is 0.3 into 10 power minus 3 over? तो इसको तो बनाना पड़ेगा। बीच में अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा या एम्पियर टर्न पर मीटर वगैरह का जो डिफरेंस है और डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन हम लोग क्विकली कर लेंगे, देखा जाए कैसे किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले तो आ जाएगा एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। एच इज इक्वल टू एन आई बाई एल होता है। एन जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 150 और करंट हो रहा है 2 एम्पियर और लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट जो एल है वो ये कह रहा है कि 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है, इंटू 10⁻⁻2 मीटर है। तो ये तो हो गया ये 300 हो गया, 25 छके 150, ऐसे कर लो। ये 1200 हो गया सीधा, 1200 एम्पियर टर्न पर मीटर, 1200 एम्पियर टर्न। ये टी कैपिटल लिखे हुए, हालांकि टी छोटा होना चाहिए, एम्पियर टर्न पर मीटर। तो देखो, अब ये तो दोनों अब क्रॉस हो गया, ये तो नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। तो इसको चूज करने के लिए तुम ये करो कि बी निकालो। बी इज इक्वल टू 5/a होता है फ्लक्स डेंसिटी। 5 दिया हुआ है 0.3 इंटू 10⁻³ वेबर, 10⁻³ वेबर। और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5/3, 5 छके 30। डिसॉल्व को पहले ख़त्म कर दिया जाए। हमको लगता है कि डिसॉल्व को हम लोग पहले ख़त्म कर दें। ये 3 इंटू 10⁻⁻4 है ना, इसको ख़त्म कर दो, इसको कर दो 3 इंटू 10⁻⁻4। हमको क्विकली ऐसे ही समझ में आता है बेटा, हम क्या करें। 10⁻⁻4, अभी -4 कट गया तो ये हो गया 0.6 टेस्ला। 5 छके 30, 0.6 टेस्ला। टेस्ला मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है, तो जो म्यू है, और म्यू होता है म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर, म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर। ये है बी इज इक्वल टू म्यू एच है ना, तो म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। बी है 0.6 टेस्ला और ये है 1200 एम्पियर टर्न पर मीटर, 1200 एम्पियर टर्न पर मीटर। तो तुम्हारा म्यू आर जो हो गया, इससे निकालो, ये हो गया 0.6 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, 10⁻⁻7। अब इसको कैलकुलेट करके देखो ये कितना हो गया, इज इक्वल टू 10 टू द पावर, एक सेकेंड, इसको 0.6 रहने दो फिलहाल, और इसको कर दो 2 ज़ीरो करके, इसको 10⁻⁻5 कर दो, 10⁻⁻5 कर दो।
उससे कम हो जाएगा। अब ये 6 × 10⁻⁻1 है, तो इसका डिसमल को अगर हटा दो तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा ना, 10⁻⁻4 हो जाएगा ना। 0.6 को तुमने से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक 10⁻⁻5 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको पॉइंट को हटा दो, ये 6 ही रहने दो। 6/12 इंटू 4 पाई, और ये 10⁻⁻4 में इस तरफ 4 जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया 12 चौके 48, 48 का मतलब से 50, 50 कर दो, 5 से ये कट जाएगा, तो ये हो गया 5 से 12, 1200। 1200 को पाई से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 1200/पाई 3.14, तो 3 चौके रफली 400 के करीब हुआ ना। तो 400 के करीब जो तुम्हारा है वो तो 397.9 है। इसको टिक कर दो, दिस इज द करेक्ट आंसर। उतना एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो 1200 में तुमको यही दोनों में चूज चूज करना है ना। तो ये 10⁻⁻6 तो रूल आउट ऐसे ही हो गया था, यहीं पर से रूल आउट हो गया था। यहीं पर तुम देख करके इसको टिक कर दे सकते थे कि ये नहीं ही हो सकता है, 10⁻⁻6 नहीं, इसलिए कि 10⁻⁻7 ऊपर जा रहा है। तो उसी वक्त तुम ये डिसाइड कर लो। जितना क्विकली डिसाइड कर लोगे उतना वक्त तुम्हारा बच जाएगा। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। ये आंसर है 1200 एम्पीयर टर्न पर मीटर एंड 397.9। ठीक है, ये प्रॉब्लम 2015 ही का है। इन अ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर द टोटल आयरन लॉस इज 2500 वाट्स। ठीक है, when the supply voltage and frequency are reduced to 200 volt and 25 hertz respectively। देखो V by F रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि BM कांस्टेंट है, इसका ख्याल रखोगे। Respectively the corresponding loss is 850 watts। तो the eddy current loss at normal voltage and frequency is, तो 50 हर्ट्ज का तुमको निकालना है एडी करंट लॉस। तो सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व तो करना पड़ेगा। एट 50 हर्ट्ज, एट 50 हर्ट्ज, अच्छा देखो यहाँ पर V by F कांस्टेंट है। V by F इज इक्वल टू 400/50 इज इक्वल टू 200/25 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका सबसे पहले ध्यान रखा करो। तो V by F कांस्टेंट का मतलब दैट इज BM इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए कि BM वेरीज V by F होता है। समझ गए? BM varies V by F and V by F is equal to constant, इसलिए BM is equal to constant। तो एट 50 हर्ट्ज देखो, इस वक्त का PH1 प्लस PE1 दोनों मिला करके जो टोटल कोर लॉस है उसको 2500 वाट कहता है। 2500 वाट, इसको याद रखो, ये एक इक्वेशन है। मान लो ए, मान लो इसको। अब एट 25 हर्ट्ज, और तुम जानते हो कि हिस्टेरिसिस लॉस वेरीज एज फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी आधी हो गई, तो जो लॉस हो गया वो PH1/2 हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी आधी हो गई, PH1/2 हाफ, प्लस 1/4 हो जाएगा P
तो P1/4 ये दिए हुए है इज इक्वल टू 850। तो इसको ऐसा करो कि पीएच को ख़त्म करने की कोशिश करो। इसको ऐसे कर दो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो PH1 प्लस P1/2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सबको, ये हो गया 1700। 1700 कर दो, ये इक्वेशन बी कर दो। अब ए माइनस बी कर दो। ए माइनस बी तुम जैसे ही करोगे, इट गिव्स P1 माइनस P1/2 हो गया P1/2 इज इक्वल टू 2500 माइनस 1700 हो गया 800। इसलिए तुम्हारा P1 हो गया 1600, मतलब 50 हर्ट्ज का जो एडी करंट लॉस था वो हो गया 1600 वाट। देख लो 1600 वाट कहीं पर दिया हुआ है क्या नहीं। 1600 वाट कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। इसको टिक कर दो, आंसर हो गया। दिस इज द आंसर, 1600 वाट। जितने की जरूरत हो उतना ही किया करो, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015 ही का है। टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स एंड बी विथ इक्वल टर्न्स रेशियो हैव रिएक्टेंसेस ऑफ J3 ohm and J9 ohm। A का J3 है, B का J9 है। Refer to secondary। When operated in parallel, the load sharing of 100 kilowatt at 0.8 pf lag between A and B transformers would respectively be। अब ये शेयरिंग जो है तुमको निकालना है। तो तुमको याद होगा कि हमने लोड शेयरिंग का फॉर्मूला तुमको बताया था कि मान लो कि तुमको ट्रांसफार्मर ए और बी पैरेलल में है, तो एस ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ZB बाई ZA प्लस ZB बाई ZA प्लस ZB, सारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, सब कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू SL कॉन्जुगेट, ये लोड के भी है। तो हो गया, ऐसे कॉन्जुगेट के लिए वैल्यू पुट कर दो ZB का। ZB इसने दिया है J9, रेजिस्टेंस नहीं है, बाई ZA प्लस ZB हो गया J3 प्लस J9 इनटू SL कॉन्जुगेट है 100 किलोवाट, 100, तो ये KVA हो गया 100/0.8 एंगल माइनस कॉस इनवर्स 0.8, इसलिए कॉन्जुगेट है, बिकॉज फाई इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग PF, माइनस कॉस इनवर्स 0.8। तब इसे सॉल्व कर लो। J9 का हो गया 9/12, जे तो कैंसिल हो गया ना, इंटू 100/0.8, ये KVA होगा, और इसमें ये माइनस कॉस इनवर्स 0.8, ठीक है। तो इसका जो किलोवाट होगा, ए का किलोवाट, मतलब PA का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सीधा हो जाएगा 0.8 इंटू कॉस 0.8, ये हो गया 9/12 इंटू 100, 9/12 इंटू 100, तो कितना हो गया 900/12।
12 से 84 और 690, 12×5 = 60, 75 किलोवाट हो गया। 75 किलोवाट जहाँ ऑप्शन है उसको टिक कर दो, एक ही जगह तो ऑप्शन है, दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। ये 75 किलोवाट, दूसरे का भी ऑटोमेटिकली जो होगा वो आ जाएगा, लेकिन तुमको कोई ज़रूरत नहीं कैलकुलेट करने की भी। वो आएगा 25 ही किलोवाट, इसीलिए टोटल 100 किलोवाट था ना, और 0.8 पीएफ का दोनों था, तो सेम पीएफ का काम कर रहा होगा। ठीक है ना? लेकिन तुम अपना काम खत्म करके आगे बढ़ जाओ। ये 2015 का सवाल है, देखो। A 250 kVA 11,000 volt by 400 volt and 50 hertz single phase transformer has 80 turns in the secondary. What is the maximum value of flux? कितना आसान है, तुमको सिर्फ ये करना है कि ये जो सेकेंडरी का वोल्टेज है 400 है ना, 400 इज इक्वल टू √2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 एफ इंटू 5m इंटू नंबर ऑफ टर्न्स 80, इससे तुमको 5m निकल जाएगा। 5m इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई √2 पाई, 4.44 के करीब होता है, तुम जानते हो। 4.44 इंटू 50 इंटू 80। ठीक है, तो 400, ये 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो ये 4/40 हो गया, 4/40 हो गया, तो ये 4/40 हो गया ना, तो 0.1 हो गया, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 4.44, ये हो गया वेबर। वेबर, तो ये हो गया मिली वेबर में, एक पर 2 0 लगा दो, 100 डिवाइडेड बाई 4.44, तो ये देख लो, तकरीबन 25 से थोड़ा नीचे है ना, तो 25 से थोड़ा नीचे है तो ये 20.5 होगीगा मिली वेबर। और कुछ तुमको सोचने की जरूरत है नहीं, इसको टिक कर दो। ये तकरीबन 25 आ रहा है ना, इसके आसपास और कोई वैल्यू है क्या? हो गया, इसको टिक कर दो, दैट इज द आंसर। लुक नो फर्दर, घर जा जा करके अपना दूसरा क्वेश्चन करो, घर जा करके देखना कि 22.5 एग्जैक्टली था कि नहीं, वहां बैठ करके मत करना। तुम देख रहे हो ना, ये 100/4.44 है, तो 4 कर दो तो 25 हो जाएगा, 5 कर दो तो 20 हो जाएगा, 20 और 25 के बीच में होगा ना जी, तो ये 20 और 25 के बीच में है ना, आंसर कर दिया करो। ये सब करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो एग्जाम में तुम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इस बात को तुम समझो। तुमको लगा कि अरे हम तो कैलकुलेट किया नहीं, कैसे जवाब लिख दिया, अरे जवाब इसलिए लिख दिया कि जो ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें दूर दूर तक कोई नहीं है 20 से 25 के बीच में। बात समझ में आई? देखो, ये भी 2015 का स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। द कोर लॉस इन स्टेटमेंट वन है, द कोर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड करंट। सही है, लोड करंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होती है उसके हिसाब से V/F के हिसाब से कोर लॉस होता है। समझे? कोर लॉस V/F, V और F पर डिपेंड करता है, उसके लोड करंट से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, मतलब इम्पीडेंस ड्रॉप वगैरह को इग्नोर कर दो बेटा, तब लोड करंट से इंडिपेंडेंट है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। द कोर इज मेड ऑफ थिन लेमिनेशंस इंटरलीव्ड एट द जॉइंट्स टू अवॉइड एयर गैप्स, यह बात भी ठीक है। लेमिनेशंस थिन होते हैं इसलिए कि एडी करंट लॉस कम करना होता है, और रिलक्टेंस ऑफ द पाथ को मिनिमाइज करने के लिए कंटिन्यूअस एयर गैप कहीं पर ना हो जाए, इसलिए इंटरलीविंग करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इंडिपेंडेंट इसलिए होता है कि वी और एफ कांस्टेंट होता है, समझे ना? लोड करंट से कोई ताल्लुक नहीं होता है, वी और एफ पर डिपेंड करता है, इसलिए कि कोर फ्लक्स पर डिपेंड करता है, कोर लॉस। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा बी,
Both statement 1 and statement 2 are individually true, but statement 2 is not the correct explanation of A. इसको टिक कर दो। ये ठीक है, ये 2015 ही का है स्टेटमेंट टाइप। ये वन में कहता है स्टेटमेंट 1, द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ द एक्चुअल, एल छोड़ दिया इसने, ऑफ द एक्चुअल पावर ट्रांसफार्मर इज नॉन लीनियर, सही बात है, एंड इट्स इफेक्ट इज टू इंट्रोड्यूस हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स इन द मैग्नेटाइजिंग करंट। ये बात सही है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। स्टेटमेंट 2 है, the effect of the harmonic frequencies can be taken care of by modifying the magnitudes of the phasors involved। ये बिल्कुल गलत बात है। And the phasor diagram at the fundamental frequency with the assumption of a linear, ये सब बकवास है, ये false है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 false। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? सी, सी इज द आंसर। स्टेटमेंट 1 is true, but statement 2 is false। सी इज द आंसर, ठीक है। ये भी 2015 का है, स्टेटमेंट टाइप का। In the construction of a core type power transformer, the high voltage winding is placed around the low voltage winding in each limb। बात सही है, ट्रू है, इसको तो ट्रू कर ही दो, ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 कहता है कि when the high voltage winding is placed around the low voltage winding in a core type transformer, only one layer of high voltage insulation is required between two coils। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसी वजह से डाला भी जाता है, इसलिए कि एलवी का खुद कुछ वोल्टेज होता है, तो एलवी और एचवी के बीच में जो डिफरेंस वोल्टेज का होता है वो कम होता है। तो एचवी कॉइल के अराउंड एक ही इंसुलेशन डालने से या पतला इंसुलेशन डालने से काम चल जाता है। तो इसका आंसर ए है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन है। ये कहता है कि 2000 by 200 volt 50 hertz single phase transformer has an exciting current of 0.5 ampere and a core loss of 600 watts। I0 0.5 ampere है और कोर लॉस 600 वाट। अब कहता है कि when HV side is energized by the rated voltage and frequency, the magnetizing current is। मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब I5 पूछ रहा है, I0 दिया हुआ है, I5 पूछ रहा है। तो सिंपल है बेटा, इसलिए कि तुम्हारा जो I0 है, जो एक्साइटिंग करंट है 0.5 एम्पियर है और 600 वाट है कोर लॉस। तो नो लोड पीएफ जो हो गया वो हो गया 600 वाट को डिवाइड कर दो, एचवी साइड से है ना, 2000 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर, तो हो गया 1000 वी ए। 600 वाट को 1000 वी ए से डिवाइड कर दोगे तो 0.6 पावर फैक्टर आ जाएगा, 0.6 नो लोड का। तो कॉस फाइव 0.6 हो गया, तो साइन फाइव 0.8 हो गया, और जो आई फाइव होता है वो I0 साइन फाइव होता है। तो 0.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.540 0.4, 0.4 एम्पियर इज द आंसर। 0.4 एम्पियर इज द आंसर। अगर तुम क्विक हो कैलकुलेशन में तो इतने जितनी देर में हमने किया है उतना देर में तो आसानी से कर ले सकते हो। अब तुम्हारे लिए हम यहाँ पर बना देते हैं, लेकिन ज़रूरत कोई ख़ास थी नहीं। जो नो लोड पी एफ है कॉस फाइव ज़ीरो, कॉस फाइव ज़ीरो, जो कोर लॉस तुम्हारा है पी आई 600 वाट है ना, डिवाइडेड बाय जो वोल्टेज है तुम्हारा वो है 2000, 2000, और करंट ये इसने लिया है 0.5। तो देख लो 2000 इंटू 0.5 हज़ार हो गया, 600 बाई हज़ार 0.6 हो गया। तो कॉस फाइव जीरो इज इक्वल टू 0.6 हो गया। इसलिए I0 इंटू साइन फाइव ज़ीरो होता है ना I5, I5 तुमको लिखोगे, ये I5 है, I5 इज इक्वल टू I0 साइन फाइव ज़ीरो, I0
साइन फाइव जीरो। अब कॉस फाइव जीरो अगर 0.6 है तो साइन फाइव जीरो 0.8 होगा। आई जीरो 0.5 इंटू साइन फाइव जीरो 0.8, तो 5×8 = 40, 0.4। दिस इज द आंसर। ठीक है ना, इसीलिए टिक कर दिया। ठीक है, इतना क्विकली कर लिया करो। अब देखो, अब 2014 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये आखिरी साल है ट्रांसफार्मर का जो कि हम लोग टेकअप कर रहे हैं। 2014 के क्वेश्चन में ये पहला हम ले रहे हैं, if the percentage impedance of the two transformers working parallel are different, then transformers will be overheated। कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो लोड पर डिपेंड करता है कि कितना लोड लगाया तुमने। पावर फैक्टर्स ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर्स विल बी सेम, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि अलग अलग थीटा है तो अलग अलग होगा पावर फैक्टर। पैरेलल ऑपरेशन विल नॉट बी पॉसिबल, ये बात गलत है, पैरेलल ऑपरेशन विल स्टिल बी पॉसिबल। डी इज द करेक्ट आंसर, डी सही जवाब है, पैरेलल ऑपरेशन विल स्टिल बी पॉसिबल। हाँ, मतलब वो आइडियल जैसे तुम चाहते हो कि एकदम परफेक्ट पैरेलल ऑपरेशन की सारी कंडीशंस हो जाए, वो नहीं होगा, लेकिन पैरेलल ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2014 का है। The voltage regulation of a transformer having 2% resistance and 5% reactance at full load 0.8 pf lagging is, simple है, resistance r cos phi, तो 2 1.6 प्लस x sin phi 5/40, 4, तो ये कितना हुआ 1.6, और ये 5/8 प्लस 5/40 4, 2/8 16, 1.6 प्लस 5/8 40, 4, 5.6 होना चाहिए ना, 5.6 तो इसने कहीं पर दिया नहीं। अच्छा, साइन फाइव है, साइन फाइव तो 0.6 होगा ना, तो 5×6 = 3 प्लस 1.6 4.6, 4.6 हो गया, सही है, 4.6 द करेक्ट आंसर ए। कैसे देखना चाहते हो? साइन फाइव मैंने 0.8 गलत ले लिया था ना। परसेंटेज रेगुलेशन अप्रोक्सीमेट होता है, ये सब एग्जैक्ट नहीं होता है। इज इक्वल टू परसेंटेज आर 2 इंटू कॉस फाइव 0.8 प्लस परसेंट एक्स जो इसने तो 5 दिया है इंटू साइन फाइव 0.6। ये सब जबानी हो जाना चाहिए बेटा। तो 2×8 = 16, 1.6 हो गया, प्लस 5×6 = 30, 3 हो गया, 3.0, दोनों मिला करके हो गया 4.6। यही आंसर है, दैट्स इट, हो गया। अब ये 2014 क्वेश्चन है, इसका था कि इन ट्रांसफार्मर द कोर लॉस इज 100 वाट एट 40 हर्ट्ज and 72 watt at 30 hertz. Then eddy current and hysteresis losses at 50 hertz respectively are। 40 और 30 पे दिया हुआ है, तो 50 पे तो 100 वाट 72 वाट, केच और के तो निकालना पड़ेगा आपको, समझ गए। अब देखो, बी एम को कांस्टेंट मान लो, एस्यूमिंग assuming bm varies v by f is equal to constant to avoid overfluxing। ये मैं तुम्हारे लिख रहा हूँ, हमको लिखने की जरूरत नहीं थी। to avoid overfluxing, to avoid overfluxing।
तो पीएच तुम जानते हो कि ये प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, एंड पीई प्रोपोर्शनल होता है एफ स्क्वायर के। समझ गए? तो अब गिवन दिया हुआ है एट 40 हर्ट्स, एट 40 हर्ट्स जो तुम्हारा डेटा है अवेलेबल, उसमें तुम कहोगे कि हिस्टेरिसिस का मान लो कि कांस्टेंट है के एच, तो के एच इंटू एफ, एफ है 40, 40 प्लस हिस्टेरिसिस लॉस का है कांस्टेंट के ई, टू इंटू एफ स्क्वायर इंटू 40 स्क्वायर, ये है 100 वाट। इसको याद रखो। तो ये हो गया के एच प्लस 40 के ई इज इक्वल टू 40 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 2.5 हो गया ना। 40 दूनी 80, 100। तुम्हारा एक इक्वेशन ये हो गया ए। अब एट 30 हर्ट्स, एट 30 हर्ट्स यही चीज़ हो जाएगी के एच इंटू 30 प्लस के ई इंटू 30 स्क्वायर इंटू 30 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना वाट दिया था, 72, इज इक्वल टू 72। अब इसको 30 से डिवाइड कर दो, ये हो गया। हम हाथ ही से कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटर नहीं निकाला है। के ई के एच प्लस 30 के ई, 30 के ई इज इक्वल टू 30 से इसको डिवाइड कर दो तो 24 से 72 होता है ना, 2.4, 2.4। ये इक्वेशन बी हो गया। ठीक है। एडी करंट हिस्टेरिसिस लॉसेस आर, तो ए माइनस बी कर दो ना, ए माइनस बी गिव्स के एच कट करना बेटा, 10 के ई, 10 के ई इज इक्वल टू 0.1, 2.5 और 2.4 था ना, 0.1। तो के ई का वैल्यू हो गया 0.01, के ई इज इक्वल टू 0.01। तो इसलिए फ्रॉम फ्रॉम बी कर दो या फ्रॉम ए कर दो, के एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए के एच प्लस, या डायरेक्ट इज इक्वल टू कर देते हैं, के एच इज इक्वल टू यही से ले लो 40 इंटू ये 2.5 माइनस 40, के एच इज इक्वल टू 2.5 माइनस 40 इंटू 0.01, ये हो गया ना। तो ये 2.5 रह गया, 40 को कर दोगे तो कितना हो गया, 4 एकम 4, 40 बाई 100, 0.4 हो गया ना। 2.5 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 2.1। ये आ गया वैल्यू के एच का। हिस्टेरिसिस कांस्टेंट आ गया के एच, ये है 2.1। ठीक है। तो अब 50 हर्ट्ज से निकाल दो, जगह है थोड़ी सी, कितनी जगह है, हाँ चलेगा, इतनी जगह है। एट 50 हर्ट्ज, एट 50 हर्ट्ज पी आई, जो टोटल कोर लॉस होगा, पी आई इज इक्वल टू
के एच है तुम्हारा 2.1, इसको इंटू 50 कर दो, प्लस के ई तुम्हारा क्या था 0.01, 0.01 इंटू 50 स्क्वायर कर दो। तो ये क्या हो गया बच्चों, 5 × 5, 5×2 = 10, ठीक है ना। ये 105 वाट हो गया, प्लस, अच्छा तो रिस्पेक्टिवली करा है ना, 105 वाट अलग अलग कर दिया, तो पी आई का है के लिए निकाल रहे हैं। पी आई मत निकालो, पी आई मत निकालो, हमको लगा कि पी आई पूछ रहा है। एट 50 हर्ट्स पी ई क्या पूछता है पहले, हिस्टेरिसिस पूछ रहा है कि एडी करंट, एडी करंट पहले पूछ रहा है। तो एट 50 हर्ट्स पी ई इज इक्वल टू, के ई है 0.01 इंटू 50 स्क्वायर, ये हो गया 0.01 इंटू 2500, कितना हो गया 25 वाट। के ही 25 वाट कहाँ दिया हुआ है, 25 वाट, इसको टिक कर दो, पी एच निकालने की जरूरत भी नहीं, पी एच निकालने की जरूरत भी नहीं बेटा, हो गया ना 25 वाट। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, 25 वाट तो पी आ गया तो 105 होगा ही। घर पर जा करके चाहो तो कंफर्म कर लेना कि पीएच कितना आया था, देख लो, शक्की मिजाज के आदमी हो तो घर पर जा करके चेक करो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके भी कोई मत करना। पीएच इज इक्वल टू, के एच कितना था, 2.1 था ना, 2.1 इंटू 50 कितना हो गया, 5 × 5, 5×10, 105 वाट हो गया ना। अब कलेजा ठंडा हो गया, आ गया ना। लेकिन इतना वक्त भी क्यों जाया करो, 25 वाट आ गया, टिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, बहुत हो गया, अब वीडियो को ख़त्म किया जाए, ठीक है ना। चेक कर लें कि ये रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं, रिकॉर्ड तो हो रहा था, अच्छा खासा देर भी हो गई, तकरीबन 40 मिनट हो गया। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दो, हैव ए नाइस टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।